नमस्कार साथियों, मैं शिवजीराम बलौदा यूट्यूब के शिवजीराम बलौदा प्लेटफॉर्म पर आधुनिक भारत के इतिहास श्रृंखला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका हार्दिक आभार करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मीर कासिम और अंग्रेज। इससे पहले हम मीर जाफ़र और सिराजुद्दौला के बारे में पढ़ चुके हैं। मीर कासिम 1760 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहता है। मीर जाफ़र के तुरंत बाद में मीर कासिम को नवाब बनाया जाता है। नवाब बनने से पहले मीर कासिम पूर्णिया और रंगपुर का फौजदार रह चुका था। इसका मतलब इसके पास शासन कार्य का अनुभव था। वह 1756 एडी के बाद के नवाबों में सबसे योग्य नवाब था। तो साथियों, 1756 अप्रैल 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है और अलीवर्दी खान के बाद के नवाबों में इसे सबसे योग्य नवाब माना गया है। हम यूँ भी कह सकते हैं सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र और मीर कासिम, अगर तीनों की तुलना करें तो इन तीनों में योग्य नवाब था मीर कासिम। एक प्रश्न है जिसमें इस बात को मुखर किया गया है, जिसके उत्तर में कि सबसे योग्य नवाब ये था, तो आपको इसकी योग्यताओं का विश्लेषण करना है, वर्णन करना है। शुरू करते हैं। प्रश्न क्या है देखते हैं। प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। नवाब मीर कासिम सर्वाधिक योग्य नवाब था, उसकी योग्यताओं का आकलन कीजिए। इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लें। आपने पढ़ लिया होगा। हम उत्तर को देखते हैं। सबसे पहले मैंने जब इसकी योग्यताओं का आकलन किया तो कुछ बिंदु बनाए। सबसे पहले उसकी योग्यताओं का आकलन करते समय उसके प्रमुख जो बिंदु हैं उनमें सबसे पहला बिंदु कंपनी एवं सेना का बकाया चुका दिया था। आपको पता है मीर जाफ़र को हटाने का सबसे बड़ा कारण था उस पर कंपनी और सेना का कर्ज बढ़ता जा रहा था और वो चुकाने में असमर्थ था। लेकिन वेंसी टाट जो अंग्रेज़ों के गवर्नर हुए हैं, उन्होंने खुद अपनी लेखनी में ये कहा है कि नवाब बनते ही इसने दोनों का कर्ज चुका दिया था। दूसरा कारण है इसने दरबारी खर्चों में कटौती कर दी। ये भी एक योग्यता का ही प्रमाण था कि उसने अपने दरबारी खर्चों में कटौती करके ज़्यादा से ज़्यादा धन बचाना शुरू किया। तीसरा बिंदु है जमींदारों के अधिकार कम कर दिए। मीर जाफ़र ने, आपको पता है मीर जाफ़र को काफ़ी परेशानी हुई थी जमींदारों की वजह से, और कई जमींदार तो इतने पावरफुल हो गए थे कि अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से वो नवाब को सीधी चुनौती देते थे। लेकिन मीर कासिम ने जमींदारों के अधिकार कम कर दिए। इसके अलावा मीर कासिम ने कुछ अतिरिक्त कर भी लगाए ताकि राजस्व की वृद्धि हो सके। चौथा बिंदु देखते हैं उसकी योग्यताओं संबंध में। चौथा बिंदु है उसने यूरोप की तर्ज पर सैन्य संगठन किया। यानी जैसे यूरोपियों की सेना रहती थी, अंग्रेजों की, फ्रांसीसियों की, ठीक उसी तर्ज पर इसने भी अपनी सेना का संगठन किया। इसने तोप खाने का भी गठन किया। इस तरीके से उसने अपनी सेना को मजबूत किया, अपने संसाधनों को मजबूत किया ताकि कभी भी विकट स्थिति आ सके तो वो सामना कर सके। पांचवा बिंदु है मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद की बजाय मुंगेर बनाई। यानी इसने पुराने नवाबों की राजधानी जो मुर्शिदाबाद थी उसको हटाकर मुंगेर शहर को राजधानी बना लिया। आगे एक क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब है उसने ऐसा क्यों किया कि उसने राजधानी मुर्शिदाबाद की बजाय मुंगेर ले गया। ऐसा उसने क्यों किया, आगे बढ़ते हैं। उसके ऐसा करने की वजह एक तो सुरक्षा था। सुरक्षा कारणों से उसने राजधानी परिवर्तित की। इसके अलावा उसको ये भ्रम था कि मीर जाफ़र को दोबारा से नवाब बनाया जा सकता है। ऐसा उसे एलिस, ये पटना के प्रमुख अंग्रेज अफसर थे, एलिस और कोलकाता परिषद के बर्ताव से उसे ऐसा लगा कि मीर जाफ़र को दोबारा नवाब बना सकते हैं। वह अंग्रेजों के हस्तक्षेप से दूर रहना चाहता था। ये सबसे प्रबल कारण है उसकी राजधानी बदलने का, क्योंकि मुर्शिदाबाद कोलकाता के नज़दीक था और यहाँ से अंग्रेज हस्तक्षेप होता रहता था। तो इस हस्तक्षेप से बचने के लिए उसने अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी। छठा बिंदु है कंपनी के व्यक्तिगत व्यापार पर उसने रोक लगा दी। उसने दस्तक को भी अनदेखा कर दिया। दस्तक आपको पता है व्यक्तिगत जो कंपनी के व्यापारियों को अधिकार दे रखा था कि इस कागज को आप दिखाइए और इसकी वजह से इस दस्तक के प्रमाण के रूप में आप अपने व्यापार को निःशुल्क रूप से कर सकते हैं, आपको चुंगी अदा नहीं करनी पड़ेगी। तो मीर कासिम ने जो कंपनी के अंग्रेज लोग कंपनी के अलावा अपना व्यक्तिगत व्यापार भी करते थे, पर्सनल जो व्यापार करते थे, इस पर्सनल ट्रेड पर उसने रोक लगा दी। प्रत्येक
सातवां कारण है, सातवां जो योग्यता का बिंदु है वो है भारतीय किसानों को अंग्रेजों से किसी भी प्रकार का व्यापार न करने की सलाह। तो मीर कासिम ने भारतीय किसानों को ये सलाह दी कि आप अंग्रेजों से किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं करें, ये बेहतर होगा आपके लिए। आठवां बिंदु है, एक अंग्रेज अधिकारी थे सार्जेंट ब्रेगो, उन्होंने लिखा प्रत्येक गुमास्ता स्वयं को न्यायालय समझता था। यानी प्रत्येक एजेंट जो अंग्रेजों का एजेंट था, वो प्रत्येक एजेंट अपने आप को कोर्ट समझता था, और ये एजेंट लोग भारतीय व्यापारियों को, भारतीय किसानों को दंड भी दे देते थे। इस कारण किसान घर छोड़ने को मजबूर हो गए इन एजेंटों से परेशान होकर। अतः नवाब ने गुमास्तों के व्यापार पर रोक लगा दी। यानी नवाब ने क्या किया, नवाब ने यह किया कि इनके व्यापार पर रोक लगा दी। इसके बाद में 9वें बिंदु की बात करते हैं, बिहार के उप सूबेदार रामनारायण। तो देखो साथियों, बिहार का उप सूबेदार था रामनारायण। इसको नवाब ने बार बार कहा कि आप अपनी इनकम का ब्यौरा दीजिए, जो बिहार राज्य की आय है उसका ब्यौरा दीजिए, लेकिन इसने ऐसा कभी नहीं किया। तो उसने, मीर कासिम ने उस समय जो भारत के गवर्नर थे वेंसी टाट, इनकी सहमति से रामनारायण को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया, और बाद में इसको मार भी डाला। तो इस वजह से भी आप उसकी योग्यता का आकलन कर सकते हैं। अगला बिंदु है, दसवां बिंदु है, खेजरी जमा कर प्राप्त किया। यानी मीर कासिम ने जो एक कर था खेजरी जमा, ये कर भी उसने प्राप्त कर लिया था, और इस तरीके से उसने अपने राजस्व को बढ़ाना शुरू किया। ये खेजरी जमा जमींदार लोग पहले ही इस कर को देते नहीं थे, और मीर कासिम ने ये कर लेना शुरू कर दिया। 11वां बिंदु है उसकी योग्यता के संबंध में, नेपाल तक उसने राज्य विस्तार की सोची, और इस दिशा में उसने कदम भी उठाए। यानी अपने राज्य विस्तार के बारे में भी उसने सोचा। और हम किसी भी शासक या राजा की, जब हम व्यक्तिगत उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं, उसकी योग्यताओं के बारे में बात करते हैं, तो हम ऐसे बिंदु अवश्य लिखते हैं। इसके अलावा मीर कासिम गणित और ज्योतिष में भी रुचि रखता था, इन विषयों का वो विद्वान था। 13वां बिंदु है साथियों, उस समय के एक समकालीन लेखक थे, समकालीन इतिहासकार थे गुलाम हुसैन, और गुलाम हुसैन ने ये लिखा है कि मीर कासिम विद्वानों का संरक्षण करता भी था, उसने विद्वानों को भी आश्रय दिया था। आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, ये कुछ बिंदु थे जिनसे हम मीर कासिम की योग्यताओं का आकलन कर सकते हैं। अब अगला बिंदु है मीर कासिम का अंग्रेजों के साथ संबंध। यानी हम मीर कासिम और अंग्रेजों के संबंध की बात करेंगे। इस बिंदु को इस जो ये पॉइंट है, ये जो बिंदु है, इसको हम कुछ बिंदुओं की मदद से पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है, मैकाले के अनुसार कंपनी का प्रत्येक नौकर, यानी कंपनी का प्रत्येक नौकर अपने आप को मालिक समझता था। अतः राजनीतिक तथा कानूनी अधिकारों के दुरुपयोग के कारण नवाब मीर कासिम उनसे चिढ़ने लगा था। और ये वाजिब बात है कि अधिकार जो कंपनी को दिए गए थे, वो अधिकार केवल कंपनी के लिए थे, न कि प्रत्येक अंग्रेज के लिए। लेकिन अंग्रेजों ने व्यक्तिगत रूप से उनका दुरुपयोग करना शुरू किया। यह दूसरा बिंदु था। पहला बिंदु है, वारेन हेस्टिंग ने उसके प्रशासन की प्रशंसा की। यानी वारेन हेस्टिंग ने मीर कासिम के प्रशासन की प्रशंसा की, लेकिन उसकी कायरता का मजाक भी उड़ाया। साथियों, मीर कासिम कायर शासक था, ऐसा क्योंकि वो प्रशासन, उसकी कूटनीतियां तो बेहतर थी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक सैनिक के गुण उसके अंदर मौजूद नहीं थे। और पहले भी आपको मैंने बताया कि पहले भी वो पूर्णिया और रंगपुर का सूबेदार रह चुका था। तो इन वजह से भी हम ये आकलन कर सकते हैं कि उसे शासक के सभी गुण उसके अंदर मौजूद थे, लेकिन एक सैनिक के गुण उसके अंदर मौजूद नहीं थे। तीसरा बिंदु है, अंग्रेजों के साथ संबंध के बारे में बात कर रहे हैं हम। तीसरा बिंदु है, उसने गैर सरकारी व्यापार पर रोक लगाई। इसके कारण जो गैर सरकारी व्यापार था अंग्रेजों का, क्योंकि प्रत्येक व्यापारी अंग्रेजों का गैर सरकारी व्यापार करता था, सरकार की इच्छा के विरुद्ध व्यापार करता था, तो इससे नवाब मीर कासिम नाराज हो गया। अब क्या होता है कि ऐसा लगता है कि नवाब अंग्रेजों से लड़ाई हेतु शीघ्र ही मैदान में आने वाला है,
लेकिन वेंसिटाट संघर्ष को टालने हेतु नवाब की राजधानी मुंगेर चला जाता है, यानी वेंसिटाट मुंगेर चला गया। ये बात है 1762 AD की। तो जब नवाब और वेंसिटाट के मध्य बातें होती है तो कुछ समझौते सामने आते हैं और एक इतिहास को बदलने की, या हम यूँ कहें कि युद्ध के मैदान से दूर जाने की बातें होती है। तो देखो क्या क्या बातें हुई। नवाब ने बिना चुंगी के व्यापार को रोकने को कहा। वेंसिटाट से कहा कि ये जो बिना चुंगी का व्यापार, जो व्यक्तिगत व्यापार है, इसे रोका जाए। वेंसिटाट ने सहमति दे दी, यानी इस मामले को सुलझाने का पूरा प्रयास किया गया। दूसरी बात, नवाब के अधिकारियों को उसने गुमास्तों पर मुकदमा चलाने की सहमति दे दी, यानी वेंसिटाट ने इस बात पर भी सहमति दे दी जब नवाब ने कहा कि मेरे जो अफसर हैं, मेरे जो फौजदार हैं, उनका कहना आपके एजेंट लोग मानते ही नहीं हैं, तो कानून व्यवस्था चौपट हो रही है। तो इसके प्रत्युत्तर में वेंसिटाट ने भी सहमति दे दी कि आप एजेंटों को अधिकारियों के नीचे या फौजदारों के नीचे ला सकते हैं। अब गुमास्ते फौजदारों के नियंत्रण में आ गए, यानी एजेंट लोग अब फौजदारों के नियंत्रण में थे। इसका मतलब धीरे धीरे कानून व्यवस्थाएं सुधारने की वो कोशिश कर रहा है। तीसरा बिंदु है, देशी व्यापार के संबंध में दस्तक का प्रयोग निषिद्ध कर दिया गया। जो अंग्रेज लोग अपने दस्तक का दुरुपयोग करते थे और वो भारतीय व्यापारियों को या कुछ स्थानीय लोगों को भी दस्तक धन के बदले में दे देते थे, तो इससे राजस्व में हानि होती थी, राजकोष को हानि होती थी। तो इस दस्तक का प्रयोग भी रोक दिया गया। चौथा बिंदु है, ये जो बातें होती है मीर कासिम और वेंसिटाट के, इस संबंध में चौथी बात है, व्यक्तिगत व्यापार हेतु बुलियन को अंग्रेजी टकसालों में ढालने की मनाही कर दी गई। साथियों, बुलियन सोने और चांदी की जो ईंटें होती थी और उनको अंग्रेज लोग टकसालों में उनसे सिक्के डालते थे। तो इस प्रकार जो व्यक्तिगत, यानी प्रत्येक अंग्रेज जिसके पास अपना धन होता था वो अपने सिक्के ढलवा लेता था, तो इस चीज़ के लिए भी मना कर दिया गया। इस प्रतिक्रिया के रूप में जब ये समझौता हुआ तो इसकी एक प्रतिक्रिया होती है, रिएक्शन होता है, और दोनों पक्षों में झगड़ों की शुरुआत हो जाती है। कैसे होती है, बात करते हैं। साथियों, इस समझौते के बारे में कलकत्ता परिषद को पता चलता है। आपको पता है कलकत्ता परिषद गवर्नर पर नियंत्रण रखती थी। तो जब इस परिषद को इस समझौते के बारे में पता चलता है तो परिषद ये ऑब्जेक्शन करती है कि आप लोगों ने जो समझौता किया, अपने गवर्नर से बोलती है कि आपने जो समझौता किया तो आपने हमसे तो इस संबंध में कभी राय ली नहीं, तो हमसे बिना पूछे आपने समझौता कर लिया, इसलिए हम ये मानते हैं कि आपने कहीं ना कहीं नवाब से घूस लिए, रिश्वत लिए। तब कलकत्ता परिषद ने इन निर्णयों को अमान्य कर दिया और गवर्नर पर नवाब से रिश्वत लेने का आरोप लगाया। नवाब का प्रत्युत्तर देखो, अब जब गवर्नर और नवाब के रिश्ते को परिषद अमान्य कर देती तो वेंसिटाट की क्या औकात है कि वो इस समझौते को आगे भी जारी रखता। तो इसके प्रत्युत्तर में नवाब ने चुंगी समाप्त करने का निर्णय लिया और उसने आदेश दे दिए कि चुंगी समाप्त कर दो। कंपनी ने जब उसने ऐसा आदेश जारी किया तो कंपनी ने नवाब पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया। कंपनी ने कहा कि आप ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं, आप चुंगी समाप्त कर रहे हैं। इसका मतलब अंग्रेज लोगों को तो चुंगी देनी नहीं पड़ती थी, जबकि अन्य व्यापारियों को चुंगी देनी पड़ती थी। लेकिन अब जब सभी के लिए चुंगी समाप्त हो गई तो अंग्रेजों को ऐसा लगा कि हमारे कंपटीशन में अन्य लोग, अन्य व्यापारी भी आ जाएंगे और इससे कंपनी को भारी नुकसान होगा। तो इसलिए कंपनी ने नवाब पर यह आरोप लगाया कि आप पक्षपात कर रहे हैं। इसके तुरंत बाद ये बातें होती है, इसके तत्काल बाद क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। इसके तुरंत बाद पटना के अंग्रेज अफसर एलिस, इनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, ये क्या करता है कि पटना पर अधिकार करने का प्रयास करता है, लेकिन ये प्रयास फेल हो जाता है। इसने ये आरोप लगाया कि हमारे अंग्रेजों के 2 आदमियों को पटना के किले में गिरफ्तार किया जा चुका है और ऐसा बहाना करके इसने पटना पर अधिकार कर दिया था। लेकिन पटना पर अधिकार नहीं कर पाया, अधिकार करने की कोशिश की लेकिन ये फेल हो गया। इसके परिणाम स्वरूप जब ये बात सभी अंग्रेजों को पता चलती है तो नवाब और अंग्रेजों में युद्ध शुरू हो गया। ये बात है 1763 AD की, 1763 ईस्वी का ये समय है। जून 1763 ईस्वी में
मेजर एडम्स और कासिम के बीच, यानी अंग्रेजों का मेजर एडम्स और कासिम के बीच कटवा है, गिरिया, सूती तथा उदय नाला की प्रसिद्ध लड़ाइयां लड़ी गई। यानी इन स्थानों पर अंग्रेजों के और नवाब की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। नवाबी पक्ष इन युद्धों में कमजोर रहा, यानी नवाबी पक्ष इन युद्धों में हार गया। इसके बाद में नवाब पटना की ओर भागा और भागते समय जब वो पटना पहुंचता है तो उसने वहां पर कुछ आज्ञाएं दी, अपने अधीनस्थों को कुछ आदेश जारी किए। आदेश क्या थे देखते हैं। सबसे पहला आदेश उसने जारी किया कि आप जो हिंदुस्तान के कैदी हैं, यानी जो हिंदू लोग हैं जो जेलों में बंद हैं, जिनमें राम नारायण, राजवल्लभ भी था, तो इन सभी कैदियों को आप मृत्युदंड दे दो। उसके अधिकारियों ने मृत्युदंड दे दिया। इसके तुरंत बाद उसने कहा कि जो अंग्रेज लोग बंद हैं उनको भी मृत्युदंड दे दो। लेकिन नवाब के अधिकारियों ने, नवाब की सेना ने मना कर दिया। ऐसा करने से नवाब की सेना ने मना कर दिया। उनको लगा होगा कि अंग्रेज लोग फिर हमको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन रामनारायण और राजवल्लभ सहित कई हिंदू लोगों को फांसी दी जा चुकी थी। तब ये कार्य वाल्टर रेन हार्डर ने पूरा किया। ये वाल्टर रेन हार्डर नवाब के नेतृत्व में काम करता था और ये एक जर्मनी का अफसर था, वाल्टर रेन हार्डर, और इसने ये काम पूरा किया। और इतिहास में साथियों उसे सुमरू के नाम से पुकारा जाता है। तो परीक्षाओं में पूछा जा सकता है सुमरू किसका उपनाम था, तो वाल्टर रेन हार्डर का था। पुस्तकों में लिखा हुआ है कि वाल्टर रेन हार्डर ने अपने कर्मचारियों को कहा कि आप छतों पर चढ़ जाए, और अंग्रेज जो बंदी लोग थे उनको नीचे खुले मैदान में खड़ा कर दिया गया और ऊपर से गोलियां चला दी गई। और जो अंग्रेज लोग थे वो बिल्कुल असहाय हो गए इस समय। तो परिणाम लगभग दोनों का एक ही रहा, चाहे तरीका अलग अलग हो। इनको भी मृत्युदंड दिया गया, इनको भी मृत्युदंड दिया गया। हिंदुस्तानी बंदियों को मृत्युदंड देने में एक इतिहास की पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि इन लोगों की पीठ पर रेत के भरे हुए बोरे लाद दिए गए और गंगा नदी में इनको डुबाकर मारा गया था। तो इतिहास है, आप सुनते रहे, देखते रहे, पढ़ते रहे। आगे बढ़ते हैं। तो साथियों ये बात है जुलाई 1763 AD की, और वो पटना से आगे भाग जाता है इलाहाबाद की ओर। अब क्या होता है, अंग्रेज लोग इस जुलाई 1763 AD में मीर जाफर को पुनः नवाब बनाते हैं। और जैसे ही वो नवाब बनता है तो उसने कासिम की सभी आज्ञाएं, सभी आदेश समाप्त कर दिए, यानी ये आदेश उसने वापस ले लिए। इसका मतलब उसने सब कुछ पहले की भांति ही कर दिया, यानी जो नियम पहले चल रहे थे वही वापस लागू कर दिए गए। लेकिन साथियों ध्यान रहे, स्मरण रहे, अभी कासिम जिंदा है, अभी कासिम मरा नहीं है, अभी कासिम जिंदा है। आगे बढ़ते हैं साथियों। मीर कासिम पटना से आगे की ओर बढ़ जाता है, लेकिन उससे पहले हमें एक दूसरी बात करनी होगी इसी संदर्भ में। देखो क्या लिखा हुआ है। आइए थोड़ा पूर्व की ओर चलते हैं, यानी थोड़ा पहले की ओर चलते हैं, इस युद्ध से पहले की ओर बात करते हैं और प्रमुखता से उन कारणों पर विचार करते हैं जिनकी वजह से कासिम और कंपनी के बीच युद्ध शुरू हो गया। तो आखिर वो क्या कारण थे जिनके बीच में जिनकी वजह से इन दोनों पक्षों के मध्य झगड़ा शुरू हो गया था। सबसे पहला कारण बात कर रहे हैं साथियों हैरी वेरेलास्ट। ये 1767 से 1769 AD तक बंगाल के गवर्नर रहते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है ए व्यू ऑफ द राइज, प्रोग्रेस एंड प्रेजेंट स्टेट्स ऑफ द इंग्लिश गवर्नमेंट इन बंगाल। तो इस पुस्तक में इसने, हैरी वेरेलास्ट ने, दोनों पक्षों के मध्य झगड़े के दो कारण बताए हैं। क्या क्या कारण बताए हैं उसने? एक तात्कालिक कारण लिखा है और दूसरा लिखा है वास्तविक कारण। तात्कालिक कारण लिखा है आंतरिक व्यापार, यानी जो अंग्रेज लोग आंतरिक व्यापार करते थे उसकी वजह से नवाब चिढ़ गया और युद्ध शुरू हो गया। और इसने वास्तविक कारण लिखा है नवाब की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, यानी नवाब अंग्रेजों को हटाकर वास्तविक शासक बनना चाह रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसके शासन कार्य में कोई हस्तक्षेप हो। तो ये दो कारण, तात्कालिक और वास्तविक कारण दिए हैं हैरी वेरेलास्ट ने। दूसरा कारण है झगड़े का डॉडवेल। इतिहासकार डॉडवेल ने लिखा है कि युद्ध का या झगड़े का वास्तविक कारण था एक दूसरे के विरोधी टकराव, एक दूसरे के विरोधी हित, वो टकराव के कारण थे। यानी एक के हित, अंग्रेजों के हित कासिम के मध्य कासिम के रास्तों में आ रहे थे और कासिम के हित अंग्रेजों के रास्ते में आ रहे थे। दोनों एक दूसरे के लिए रुकावट पैदा कर रहे थे और झगड़ा अवश्य ही होना था।
ऐसा लिखते हैं इतिहासकार डोडवेल। तीसरा कारण है डॉक्टर नंदलाल चटर्जी, ये भी इतिहासकार हैं और इन्होंने लिखा है, इनके अनुसार नवाब का उद्देश्य अंग्रेजी सत्ता को समाप्त करना नहीं था, और बिल्कुल ये नहीं था। नहीं तो साथियों, जो जब ये नवाब बना था और मीर जाफ़र को हटाने के लिए इसके और अंग्रेज़ों के मध्य 1760 में एक समझौता हुआ था, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं 7वें भाग में, तो उसमें मैंने बताया, तो उसमें जो समझौता हुआ था उस समझौते का इसने कहीं भी उल्लंघन नहीं किया था। इसलिए डॉक्टर नंदलाल चटर्जी का कथन बड़े ध्यान से पढ़ना है अपने को। इनके अनुसार नवाब का उद्देश्य अंग्रेजी सत्ता को समाप्त करना नहीं, बल्कि यूरोपीय व्यापारियों की विशेष शक्ति को समाप्त कर निष्कंटक तथा निरंकुश सूबेदारी स्थापित करना था। इसका मतलब है कि नवाब वास्तविक रूप से शासन कार्य करना चाह रहा था, वो नहीं चाहता था कि उसके कार्य में कोई हस्तक्षेप हो। चौथा बिंदु है दोनों के झगड़ों के मध्य का, कंपनी के एजेंट यानी गुमास्ता लोग। तो कंपनी के जो गुमास्ता थे वो बिना कर व्यापार के साथ साथ बाजार में सस्ता माल खरीदने हेतु बल का प्रयोग भी करते थे। तो वो लोगों को भी मारते थे, किसान लोगों से सस्ती रेट में धन खरीद लेते थे, उस वस्तुएं खरीद लेते थे व्यापार हेतु। तो अंग्रेज जो ये उत्पीड़न कर रहे थे भारतीय जनता पर, तो भारतीय जनता किसके पास जाती? नवाब के पास जाती। और जब नवाब को धीरे धीरे अंग्रेजों के बारे में ऐसी शिकायतें प्राप्त होने लगी तो नवाब ने अंग्रेजों को रास्ते से हटाने की सोच ली। आगे बात करते हैं 5वें बिंदु की, मीर कासिम की चारित्रिक कमजोरियां। मीर कासिम की चारित्रिक कमजोरियां 5वां बिंदु, उसके चरित्र की कुछ कमजोरियां थी। वह कपटी था, षड्यंत्र करता रहता था और विश्वासघात में विश्वास करता था। उसने अपने नवाब मीर जाफर से भी तो विश्वासघात ही किया था, तो ये भी एक वजह थी झगड़े की, उसके चारित्रिक कमजोरी भी। छठा पॉइंट है नवाब द्वारा अपने अधिकारों के दुरुपयोगों को रोकने की सोच। नवाब ये चाहता था कि मेरे अधिकारों का दुरुपयोग ना हो, और इस वजह से भी युद्ध अनिवार्य हो गया। देखो साथियों, उसने कपट, षड्यंत्र और विश्वासघात में विश्वास किया, तो ऐसा उसने किस किस के मामले में किया था? मीर जाफर के अलावा राम नारायण, राजवल्लभ, सीताराम, नौबत राय, सादुल्ला तथा गुरगीन ये उसके अधिकारी थे, और मीर कासिम के हाथों वो तकलीफ पा चुके थे, यानी मीर कासिम ने उनको कष्ट दे दिए थे। तो ये एक उदाहरण है इस बात का। आगे बढ़ते हैं, पुनः उस समय की बात करते हैं जब नवाब पटना से मृत्युदंड की आज्ञाएं जारी करता है। तो इस संबंध में जो हम बात कर रहे हैं, आपको पता हो तो मीर कासिम पटना में था 1763 ईस्वी में, और उसने कुछ आज्ञाएं जारी की। और उसने क्या किया था? उसने हिंदुस्तानी कैदी और अंग्रेज कैदियों को मृत्युदंड की आज्ञाएं दे दी थी। और जुलाई 1763 में वो पटना से इलाहाबाद की तरफ भाग जाता है, यानी अवध की तरफ भाग जाता है। अब उस संबंध में ही आगे बात कर रहे हैं, यानी युद्ध शुरू हो चुका है। पुनः उस समय की बात करते हैं जब नवाब पटना से मृत्युदंड की आज्ञाएं जारी करता है। इन आज्ञाओं के बाद मीर जाफर पुनः नवाब बना दिया जाता है। जुलाई 1763 ईस्वी की बातें हैं। अंग्रेज लोग मीर जाफर को दोबारा से नवाब बना देते हैं, और मीर कासिम कहाँ चला जाता है? पटना से इलाहाबाद होकर अवध चला जाता है। पहले पटना जाता है, फिर इलाहाबाद जाता है, और उसके बाद में वो कहाँ चला जाता है? अंतिम रूप से फाइनली कहाँ चला जाता है? अवध चला जाता है। अवध का नवाब था सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला क्या करता था साथियों? अपने राज्य को विस्तार करना चाहता था। राज्य विस्तार के लिए वो बंगाल की ओर देखता था, यानी मीर कासिम के राज्य को हड़पने का उसके प्रयास थे और उसकी सोच थी। वो चाहता था कि उसका राज्य बंगाल की तरफ बढ़े आगे। तो उसने मीर कासिम का स्वागत किया। तो सुजाउद्दौला और कासिम के बीच एक संधि होती है। संधि क्या होती है देखते हैं साथियों। इन दोनों के बीच में ये तय होता है कि गंगा नदी तक के जितने भी प्रदेश हैं, गंगा तक के जितने भी प्रदेश हैं जिसमें इलाहाबाद भी शामिल है, ये सब अवध को दे दिए जाएंगे युद्ध के बाद। और युद्ध के दौरान जो भी खर्चा होगा उसमें प्रतिमाह 11 लाख रुपए का योगदान मीर कासिम करेगा। जब आप जीत जाओगे तो आपको ये राशि हमें देनी पड़ेगी, महीने के हिसाब से 11 लाख रुपए। तो ये इन दोनों के बीच में संधि होती है, सुजाउद्दौला और कासिम के बीच में, कि गंगा तक का प्रदेश और 11 लाख रुपए प्रतिमाह आप मुझे दोगे। इस बात पर कासिम डन कर देता है।
साथियों, इस समय आपको मैं बता दूं, इन दोनों के बीच में जो संधि होती है, इसी दौरान जो भारत का मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, तो आपको बता दूं ये 1760 में भारत का बादशाह बनता है, तो ये भी उस समय अवध में ही था। तो इस प्रकार इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों से लोहा लेने का मन बना लिया था। अब क्या होता है कि ये तीनों मिलकर एक संयुक्त सेना बना लेते हैं जिसमें 40 से 50 हजार सैनिक होते हैं और अंग्रेजों के विपरीत युद्ध के मैदान में ये आकर खड़े हो जाते हैं। और साथियों, एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा जाता है जिसका नाम था बक्सर का युद्ध। ध्यान से पढ़ना। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। इसमें संयुक्त सेना यानी इन तीनों की सेना, मीर कासिम की, शुजाउद्दौला की और शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना और सामने थे अंग्रेज। इनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में संयुक्त सेना के 40 से 50 हजार सैनिक शामिल हुए थे और अंग्रेजों के 7027 सैनिक शामिल हुए थे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन मनरो कर रहा था, यानी मनरो नाम का अफसर अंग्रेजों का इन 7027 सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था, सेनापति था। एक छोटा सा फ्रांसीसी दल भी संयुक्त सेना में शामिल था, यानी इन 40-50 हजार की संख्या में एक छोटा सा फ्रेंच सेना का दल भी शामिल था। इस युद्ध के क्या परिणाम निकले, बात करते हैं। इस युद्ध में अंग्रेज विजय रहे, यानी अंग्रेज लोग इस युद्ध को जीत गए। मनरो की युद्ध कूटनीतियां संयुक्त सेना से काफी बेहतरीन थी। युद्ध में अंग्रेजों के 847 व्यक्ति मारे गए और नवाब के नेतृत्व वाली संयुक्त सेना के 2000 व्यक्ति काम आ गए, यानी इतना इसमें जान माल की हानि हो जाती है। नवाब मीर कासिम युद्ध मैदान को छोड़कर भाग जाता है और उसकी 1777 में मृत्यु हो जाती है, यानी 1764 में युद्ध होता है, उसके 10-12 साल बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु तक उसने अपना बचा हुआ जीवन एक घुमक्कड़ के रूप में बिताया, यानी इधर उधर भागने में ही रहा वो। इस युद्ध के महत्व की बात कर लेते हैं। इस युद्ध की क्या इंपॉर्टेंस है, काफी महत्वपूर्ण है ये साथियों, और यहाँ से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य प्रश्न पूछे जाते हैं। जो हम लिखित परीक्षाओं का अभ्यास कर रहे हैं, इस प्रकार की परीक्षाओं में तो पक्का ही पूछते हैं। इसके अलावा स्नातक और स्नातकोत्तर लेवल पर भी इस संबंध में प्रश्न आते हैं। देखो, युद्ध का महत्व, इतिहासकार ब्रूम उसके अनुसार क्या है, इस युद्ध के पश्चात भारत का भाग्य हमेशा के लिए समाप्त हो गया, या यूं कहे कि अंग्रेजों की झोली में आ गया। तो ब्रूम के अनुसार भारत का भाग्य बक्सर के युद्ध पर ही निर्भर था। जेम्स स्टीफन के अनुसार निश्चित ही यह युद्ध प्लासी से महत्वपूर्ण था। इसमें कासिम के साथ साथ भारत का सम्राट भी पराजित हुआ। रैमजे म्योर के अनुसार, इतिहासकार रैमजे म्योर क्या कहते हैं, बक्सर के युद्ध के परिणामों ने बंगाल पर कंपनी के शासन को पूर्ण रूप से लागू कर दिया। यानी बक्सर के जो युद्ध के रिजल्ट थे उसने एक तरीके से बंगाल अंग्रेजों की झोली में डाल दिया था। आगे बढ़ते हैं। मई 1765 एडी में शुजाउद्दौला भी अंतिम रूप से हार गया था। साथियों, जब बक्सर का युद्ध हुआ तो मीर कासिम के साथ साथ शुजाउद्दौला भी भाग गया था, लेकिन बाद में शुजाउद्दौला को 1765 में अंग्रेजों ने अंतिम रूप से हरा दिया था। बक्सर युद्ध के अंतिम पलों को भांपकर मुगल सम्राट अंग्रेजों से मिल गया था। यानी बक्सर युद्ध के जब अंतिम पल शाह आलम द्वितीय को यह लगता है कि हमारी सेनाएं हार रही है, तो वो अंग्रेजों से जाकर मिल जाता है, यानी एक तरीके से विश्वासघात करता है। तो इस युद्ध के बहाने अंग्रेजों को बंगाल प्रांत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर, यानी जो बिहार से आगे उत्तर प्रदेश वाला हिस्सा है, इस हिस्से पर सीमा का अधिकार करने का अवसर मिल गया। इस प्रकार इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजी चरणों में आ चुका था। प्लासी युद्ध के विपरीत ये कुशल सेना की विजय थी। साथियों, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने विश्वासघात का सहारा लिया था और एक तरीके से वो युद्ध नाम मात्र का युद्ध था, लेकिन इस युद्ध में अंग्रेजी सेना और नवाब की सेनाएं बिल्कुल आमने सामने लड़ी और कौशल के मामले में अंग्रेजी सेनाएं नवाब की सेनाओं से काफ़ी बेहतर निकली और परिणाम अंग्रेजों के पक्ष में आया। आगे इस युद्ध के महत्व में आगे अगला बिंदु है, इस युद्ध के पश्चात भारत की दास्ता स्पष्ट थी, यानी ये स्पष्ट हो चुका था कि भारत गुलाम बनेगा, लेकिन समय का प्रश्न शेष था। यानी बस समय की बात है कि कब पूरा भारत अंग्रेजों की झोली में आता है। तो ये स्पष्ट हो चुका था, ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि भारत की दास्ता लगभग तय है।
देखो साथियों, मीर कासिम के बाद के बंगाल की बात करते हैं। मीर कासिम जब हार जाता है, 1764 में भाग जाता है, तो आगे के बंगाल के बारे में बात करते हैं। मीर कासिम के बाद का बंगाल जुलाई 1763 एडी से फरवरी 1765 एडी तक मीर जाफर पुनः बंगाल का नवाब बनाया जाता है। लेकिन साथियों, वो बीमार रहता है और फरवरी 1765 में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब क्या होता है, मीर जाफर का बड़ा पुत्र मीरन, आपको पता है वो पहले ही मारा जा चुका था, वो पहले ही मर गया था। तो उसके द्वितीय पुत्र यानी दूसरे पुत्र निजामुद्दौला को नया नवाब बनाया जाता है। लेकिन निजामुद्दौला उम्र में काफ़ी कम था, छोटा था। तो छोटी अवस्था के कारण अंग्रेजों ने क्या किया, वास्तविक प्रशासन नायब सूबेदार के द्वारा चलाना तय किया गया। यानी अंग्रेजों ने यह तय किया कि वास्तविक रूप से प्रशासन कौन चलाएगा, नायब सूबेदार चलाएगा। अब ये जो नायब सूबेदार था, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इसकी नियुक्ति और इसे हटाने का अधिकार अंग्रेजों के हाथों में था। अंग्रेजों के हाथों में था, यानी अंग्रेज लोगों को पूरा अधिकार था कि वो नायब सूबेदार को कभी भी जब चाहे तब हटा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, जो नाबालिग नवाब था निजामुद्दौला, उससे अंग्रेज लोग एक समझौता करते हैं फरवरी 1765 ईस्वी में। तो ये समझौता क्या था? नवाब ने अपने गौरव की रक्षा, आंतरिक शांति तथा मालगुजारी इकट्ठा करने हेतु फौजें रखने की स्वीकृति दे दी। यानी अंग्रेज लोग अब सेनाएं रख सकते हैं और वो इस वजह से रख सकते हैं। इस प्रकार अंग्रेजों को नवाब के अफसरों की नियुक्ति का अधिकार मिल गया और एक तरीके से अंग्रेज लोग धीरे धीरे वास्तविक रूप से शासक बन गए। चारों ओर अराजकता, गड़बड़, रिश्वत, घूसखोरी तथा निष्कर्षण का माहौल था। यानी चारों ओर अराजकता फैली हुई थी, मारकाट फैली हुई थी, गड़बड़ हो रही थी, रिश्वतें दी जा रही थी, घूसखोरी का चलन था और निष्कर्षण का माहौल था। इसी समय लॉर्ड क्लाइव 1765 की बात है, दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर बंगाल आता है, कलकत्ता आता है। इससे आगे की बातें हम अगले वीडियो में करेंगे साथियों। आज के लिए इतना ही। देखो, वीडियो फिल्मांकन के दौरान कुछ इधर उधर पेजेस उड़ जाते हैं हवा की वजह से, आगे मैं ध्यान रखूंगा। आपको परेशानी हुई होगी इस संबंध में। आप साथियों, यदि आपको ये वीडियो, ये कंटेंट, जो मेरी विषय वस्तु आपको दी जा रही है, ये अच्छी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। उम्मीद है आप अच्छा कर पाएंगे। मेरी ये जो सामग्री आपके लक्ष्य प्राप्ति में अवश्य ही मददगार बनेगी। साथियों, आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।